अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप कि आप लोगों का फ्राइडे इज़ हियर, सो आई होप कि आप लोगों का दिन जो है वो अच्छे से शुरू हुआ है। मेरा भी काइंड ऑफ लाइक अ शेकी स्टार्ट, बट आई थिंक आई रिकवर्ड। यू नो द इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑलवेज राइजेज अगेन। पर आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, खुश हैं और यू नो मज़े में हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे अभी मुझे पता चला है सुबह को कि हमारे भी यू नो टीम के अंदर कुछ लोग जो हैं वो भी कट रहे हैं टू पार्ट्स अननोन, पार्टी करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग एक्चुअली इस साल ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में। आई थिंक कि व्हाट्स हैपेंड इज़ कि हमारा जो इंटरनल टूरिज़म था, पहले हम लोग जाते थे बाहर, क्या यू नो रुक करते थे टू गो ऑन हॉलीडे वगैरह वगैरह, वो अब हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि कोविड की वजह से इतनी सारी फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शंस है, कौन लेगा वीज़ा, कौन मतलब 36 सवाल, क्वारंटीन वगैरह वगैरह। देयर सो मच अनसर्टिनिटी, फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, एक्सपेंसिव हो गए हैं टिकट्स। तो हर कोई चाह रहा है कि वो विद इन पाकिस्तान ट्रैवल करे। और उसका एक तो ये कोविड इज़ वन वेरी बिग फैक्टर, दूसरा ये कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है इन द रिसेंट पास्ट। होटल्स बेहतर हो गए हैं नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान के अंदर, रोड्स बेहतर हो गई हैं, देयर मोर फ्लाइट्स, दे बिकम अफोर्डेबल। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज आपको अमेजिंग किस्म के पैकेजेस देती हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट कम्बाइंड उससे ये हुआ है कि हर कोई उस तरफ का नॉर्थ का मुंह कर रहा है। कम से कम कराची वाले तो सारे बेचारे ठंड खाने के चक्कर में कि दो ज़रा फूके ठंडी हवा की मिल जाए, इस चक्कर में जा रहे हैं। खैर, मेरा आज का जो सवाल है बाय द वे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग मेरे हुंजा ट्रैवल किए हैं, ओह ये तो बता नहीं सकती थी, तो यही तो सवाल था। हुंजा के अंदर चलें, उल्टा कर देती हूँ। हुंजा के अंदर एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है जो कि खाया जाता है। उसका अगर आप मुझे कॉल करके नाम बताएंगे तो मैं आपको एक प्राइज़ दूँगी। तो डू कॉल मी एंड टेल मी द नेम। फ़िलहाल मेरे सेट के ऊपर एक मेहमान भी मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान करीम, जो कि हैं CEO सिस्टर शीक के। आप बेसिकली आपका ताल्लुक़ जो है वो डेवलपमेंट से है ऑफ वेब बेस्ड एप्स, ऐसे ही है? मोबाइल एंड ऐप, वेब बेस्ड बोथ। मोबाइल एंड एप्स। और आपकी जो कंपनी है उसने अभी तक सिर्फ ये पहली ऐप बनाई है? नहीं, बेसिकली हमारी कंपनी जो है वो 5 ईयर ओल्ड है। ओके। बट हम जो है वो बेसिकली दुबई से ऑपरेट करते थे। ओके। वी जस्ट ओपन अप एन ऑफिस इन पाकिस्तान, कराची में पहला ऑफिस है हमारा। वी स्टार्टेड ऑफ 3 months ago। ऑलराइट। और ये पहला हमारा प्रोडक्ट होगा जो हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट मंथ फॉर द पाकिस्तानी मार्केट। और इसके बाद हमारे कुछ प्लान्स हैं कि हम इस साल में 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। वाओ, ऑलरेडी मतलब यू ऑलरेडी इन 3 months you were able to develop from conceive, develop? No, the story is like a year old. अच्छा, okay. But after development then we thought कि हाँ अब it's the right time to open up an office, have the licenses and everything done। और उसके बाद फिर हम जो है वो डिलीवरी और एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं। ओके। वैसे मुझे जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये होगी, कोई अगर आप ऐप डेवलप करने जाते हैं तो उस ऐप को डेवलप करने में कितना टाइम लगता है? इट सोली डिपेंड्स। होता ये है कि अलग अलग फीचर्स, सबके अलग अलग टाइमलाइंस होती हैं। ठीक है। फिर एक पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डज़ ही लुकिंग फॉर टू डेवलप। जैसे ही डेवलपमेंट की हम सारी फीचर सेट को हम लॉक डाउन कर देते हैं, राइट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उसका यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करना, उसका यूज़र डिज़ाइन क्रिएट करना, टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल विल बी रिस्पॉन्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो उसकी पूरी ब्रांडिंग, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग, उसके पूरे एक्सपीरियंस को हम डिज़ाइन करते हैं। जब वो पार्ट ख़त्म हो जाता है देन द एक्चुअल डेवलपमेंट बिगिंस। ओके। फिर वो डेवलपमेंट का एक पूरा साइकिल होता है जो हमें फॉलो करना होता है। दैट टेक्स अनदर। यस, एंड देन आफ्टर दैट हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक साइकिल होता है। टेस्टिंग साइकिल ख़त्म करने के बाद फिर हम लॉन्चिंग की तरफ जाते हैं। So मतलब it goes through, मतलब it takes a while. It takes a while. And at least
with a very small application, it still takes 3 to 4 months to Wow. properly develop an application. अच्छा, आपने ये जो ऐप डेवलप की है सिस्टर शीक, इसके बारे में हमें कुछ बताइए. Basically, a year back, it's a story. A year back, कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से I had to go on a bed rest for a couple of days. तो उन दिनों में न्यूज़ चैनल्स के अलावा और कुछ था नहीं देखने के लिए. तो एक बहुत ही कॉमन डिनोमिनेटर था हर न्यूज़ के अंदर. हर न्यूज़ साइकिल में एक चीज़ ज़रूर सुनी जाती थी, वो थी रेप विक्टिम्स. ऑन अ डेली बेसिस rapes, Yes. regardless of the age. So I wanted to do something about it. So this application is basically a kind of a safety and security which we can offer to a woman who's working, who's leaving home at odd hours, और उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है उसकी इस टाइम पर. Okay. तो थ्रू दिस एप्लीकेशन आई फील कि अगर हम एक को भी अगर हम सेव कर सकें तो वी हैव डन आवर जॉब. वाओ, दैट्स फैंटास्टिक. और ये किस तरह होता है ये हम जानेंगे कामरान से थोड़ी सी देर में. हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. आप लोग कहीं ना जाइएगा, बिकॉज ये आपकी घर के अंदर जितनी भी ख़वातीन हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी ख़वातीन हैं, ये बात सुनना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. तो कहीं ना जाइएगा. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे साथ कामरान है जिन्होंने एक बहुत, इनकी कंपनी ने एक एक्चुअली बहुत अमेजिंग किस्म की ऐप जो है वो बनाई है. ही इज़ द CEO ऑफ दिस कंपनी. इट्स कॉल्ड सिस्टर शीक. ये सब ख़वातीन जो हैं घर पर, और अगर मर्द हजरात भी हैं और आपके घर में ख़वातीन हैं, तो प्लीज़ 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 आप लोग मेक श्योर करें कि सब लोग जब भी ऐप रोल आउट होगी सब लोग डाउनलोड करें. Absolutely. और क्यों डाउनलोड करें ये ऐप, ये हमें कामरान बताएंगे. सो हमने स्टार्ट किया था, इसका बेसिक वो था जब हमने स्टार्ट की थी इस एप्लीकेशन को, इट ओनली हैड वन फीचर, ई कॉमर्स. कि बहुत सारी जो है वो ऐसी आइटम्स होती हैं जो इट्स वेरी टफ फॉर वुमेन टू गो टू अ केमिस्ट शॉप एंड आस्क फॉर इट. तो हमने सोचा था कि हम 30 to 60 मिनट्स में उसको डिलीवर करवा देंगे. द आइडिया स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बट देन इट बिकेम मच बिगर. ओके. सेकेंड फीचर जो हमने इस पे जो हमने ऐड किया था वो था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का. तो अब होता यह है कि समटाइम्स आजकल के ज़माने में लॉयर्स, कॉल सेंटर्स, एजेंसीज़, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, तो बहुत और टाइमिंग्स हो गए हैं काम के. नाउ इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब्स एनी मोर, इट्स 1 to 9 और 5 to 1, 9 to 5. So you have a myriad classes of timings available for Yes. people to work. अब जब रात में अगर एक लड़की ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है एंड शी इज़ ड्राइविंग और कार पूलिंग विद समवन, तो किसी को घर पे नहीं पता कि वो कितनी देर में घर पे पहुंचेगी, हाउ शी विल बी रीचिंग होम, व्हाट रूट शी इज़ टेकिंग. सो हमारी ऐप एक बहुत सिंपल सा फीचर प्रोवाइड करती है, ट्रैक थ्रू अ गार्डियन. तो शी कैन जस्ट मार्क वन पर्सन एज अ गार्डियन जो उसको ट्रैक कर सकता है द मोमेंट शी लीव्स द वर्क एंड रीचेज होम. ओके. एंड इफ शी स्टॉप्स समवेयर, शी हैज़ अ बटन SOS. सो इफ शी गेट्स इन टू ट्रबल, कोई भी इशू उसको अगर फेस होता है तो वो एक बटन दबा सकती है और उसके गार्डियन के पास ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि ये अभी इस वक्त खतरे में है एंड दे शुड कॉन्टैक्ट द कॉप्स. वाओ. साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन जाएगी टू ऑल द फीमेल्स हु आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन इन द 5 mile रेडियस ऑफ दैट वुमन टू आस्क देयर हस्बैंड्स और देयर ब्रदर्स और एनीबॉडी, देयर फादर्स, कि वो वहाँ जाके उनको बचाने की कोशिश करें. तो इससे एटलीस्ट ये होगा कि देयर इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स सेविंग समवन. अभी तो कोई स्टेप ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो ये एक पहला स्टेप था टूवर्ड्स सेविंग वन पर्सन. इसके साथ एक और फीचर भी था कि आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक निकला हुआ है कि मोबाइल थेफ्ट. यस, मैं यही, आई वाज गोना कम टू दैट. अब मोबाइल थेफ्ट में ये होता है कि यू हैव नो क्लू हु टुक योर फ़ोन. लोग आते हैं, किसी को नहीं पता कि बंदा कौन है जो चोरी करके चला गया फ़ोन को. पुलिस को नहीं पता होता कि कौन है. बाइक्स पे नंबर प्लेट्स नहीं होती, वो उन्होंने मास्क पहने होते हैं. कोविड ने तो सबको एक और ही एक मौका दे दिया है उसमें कर दिया कि आप मास्क हमेशा मास्क होते हो. सो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू व्हाट दे कैन डू इज़, अगर कोई भी आता है लूटने के लिए, तो आपके फ़ोन का पावर बटन जो है आपने सिर्फ उसको 3 times प्रेस करना है और फ़ोन दे देना है. हमारी एप्लीकेशन पे ये नोटिफिकेशन, हमारे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये फ़ोन इस लोकेशन से, इस IMEI नंबर के साथ यहाँ से चोरी हुआ है. और हम जिस भी एजेंसी के साथ काम करेंगे, अभी वी आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ एजेंसीज एट द मोमेंट हु विल बी बैकिंग अस अप, तो उनके साथ मिल के हम जो है वो ट्रैक करेंगे उस फ़ोन को. और साथ ही साथ एनी टाइम
उस बटन प्रेस करने के बाद कोई भी उस फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है तो सेल्फी कैमरे से उसकी तस्वीर खींच ली जाएगी। तो हमारे पास ये पता होगा कि ये चोर है। So that's another feature that we are I am so happy with this one. That's amazing. Actually, हमेशा हम ये सुनते हैं कि हमें डर है, हमने फ़ोन दे दिया। हाँ, of course, because आप कहते हो कि फ़ोन और और फिर जब वो फ़ोन चला जाता है then you're thinking honestly, क्योंकि एक दफ़ा हो चुका है तो वो आप सोच रहे होते हो कि कितना मेरा डेटा चला गया, oh God, फलाने का नंबर, धमकाने का नंबर, then you're putting up. I'll tell you a real life story. I know a person. A week ago उसकी डेथ हुई इसी वजह से। उसने कहा मैं फ़ोन नहीं दूंगा, गाड़ी दे दूंगा। They shot him 5 times. तो अब होता ये है कि बहुत ही छोटी सी बात है कि हमें डर लगता है, हम फ़ोन दे देते हैं। उनको डर कैसे लगेगा? एटलीस्ट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन किसी को तो डर लगेगा कि यार मेरी तस्वीर आ सकती है पोटेंशियली। और अगर हमें कोई सपोर्ट ना भी करे तो हम एटलीस्ट उस तस्वीर को सोशल नेटवर्क पे डाल सकते हैं, एटलीस्ट हम मीडिया पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी एजेंसी हमारे साथ काम करेगी उनके पास एटलीस्ट ये पता होगा कि हाँ ये बंदा है जो चोर है। हम नादरा के साथ उसको लिंक करके हम उसके ड्राइविंग लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन या NIC इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आई होप कि हुकूमत जो है वो आप लोगों को इसके अंदर सारा फुल सपोर्ट करे। ऑल दी एजेंसीज, रेलिवेंट एजेंसीज, CPLC है, पुलिस है, नादरा है, बहुत सारे हैं, FIA है। I hope they all support you for this because it's a really, really important endeavor. And as a working woman, मेरे ख्याल में ये ऐप हर लड़की के लिए ज़रूरी है, whether she's in college, whether she is working, whether she's even at home and going grocery shopping. हर कोई डालना चाहिए, हर किसी को। इसी के साथ नाज़रीन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन मैसेज, आपकी विमेन ओरिएंटेड कंपनी है, आपकी पहली ऐप भी विमेन ओरिएंटेड है, ऐसा क्या है? बेसिकली बायसनेस बहुत ज़्यादा आ गई है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम सॉफ्टवेयर एजेंसीज़ को देखें तो इट्स मेजॉरिटी इट्स रूल्ड बाय मैन। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक द बैरियर, वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द वुमेन इन आवर सोसाइटी। So that was just an initiative I took. I'll be only hiring women who will be working for women. So it's an application developed by women for women. That's it. That's amazing. Thank you so much, कामरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू करेंगे आप लोगों के साथ। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान हैं जिन्होंने एक बहुत अमेजिंग किस्म का जर्नी जो है वो पूरी करी है। हमारे साथ हैं अबरार हसन जो ट्रैवल करे थे जर्मनी से पाकिस्तान एक मोटरसाइकिल पे, बाय रोड आए हैं वो। उनकी क्या जर्नी थी, इस वक्त वो फ्रैंकफर्ट में बैठे हैं, फ्रैंकफर्ट के करीब बैठे हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि ये ट्रिप उनका कैसा था। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे टाइम दिया, बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। हम आपकी जो स्टोरी है और आपकी जो जर्नी है उस स्टोरी की, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने जर्मनी से पाकिस्तान जो मोटरसाइकिल पर आए हैं तो आप कब आए हैं? ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने कोविड की रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट होने से पहले प्लान किया था कि मैं निकलूँगा, लेकिन जब मैं घर से निकलने लगा था तो एक वीक के बाद ही हर चीज़ जो है वो सब कुछ बंद हो गया था। तो इसी वजह से फिर उसको मुझे डिले करना पड़ा और फिर मैं लास्ट ईयर मई में निकला था। आई थिंक 27 या 28 मई को निकला था मैं जर्मनी से, और पहले 10 दिन मैं जर्मनी में रहा। जैसे फिर बॉर्डर्स खुले उसके बाद फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया था। वाह। और कितना मतलब टाइम लगा आपको जर्मनी से पाकिस्तान मोटरसाइकिल आने में? आई थिंक मैंने 70 डेज के करीब लगाए होंगे इसमें टोटल, जर्मनी से पाकिस्तान आते आते। कौन कौन से मुल्क आपने क्रॉस किए? जर्मनी के बाद डायरेक्ट ही मैं ऑस्ट्रिया में इंटर हो गया था और फिर आगे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बल्गारिया, तुर्की और ईरान। वाओ। और फिर ईरान से पाकिस्तान। और पाकिस्तान आप कहाँ पर गए थे प्रिसाइसली? आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पाकिस्तान में कहाँ थी? जी पाकिस्तान में एक्चुअली बेसिकली मैं रहने वाला हूँ ननकाना साहब का,
तो मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो ननकाना साहिब थी और सीधा जो मैं घर ही गया था वहाँ पे। दैट्स अमेजिंग। और इन 60 to 70 डेज के अंदर आपके ख्याल में कौन सा दिन जो था, कोई ऐसा दिन आया जो बहुत मुश्किल था आपके लिए? कुछ दिन मुश्किल थे क्योंकि स्पेशली कोविड के दिन चल रहे थे और हर दिन एक डिफरेंट एक एडवेंचर होता था। मैं घर से निकलता था, मुझे नहीं पता होता था कि मैं आगे किस तरफ जा रहा हूँ। बस इतना था कि मैप देखता था, ये रास्ता जो है ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और अगर आगे से कोई बॉर्डर्स बंद है या कोई इशू आ रहा है फिर मुझे हर रोज जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिन भी थे जिनमें मैं 400-400 500-500 किलोमीटर राइड करके बॉर्डर्स पे पहुंचा और आगे से बॉर्डर्स क्लोज हैं और फिर मुझे डिटूर लेके 600-700 किलोमीटर का दूसरी तरफ जो बॉर्डर उनके कंट्रीज के लगते हैं फिर मुझे उन पे जाना पड़ता था और दुआ करनी पड़ती थी कि वो ओपन हो। वेबसाइट्स वगैरह पे अक्सर जो है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं अवेलेबल होती थी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में जो सबसे टफ डे होगा वो ईरान में एंट्री का और ईरान से एग्जिट वाले दिन थे, वो डिफिकल्ट थे। रियली क्यों? ईरान में एंट्री के टाइम जब मैं वहां पे पहुंचा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि वीजास जो हैं वो सबके कैंसिल हो गया और वो मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि ये होगा। तो उन्होंने कहा था कि आप दोबारा वीज़ा लेके आए। तो फिर मैं ईरान के कॉन्सुलेट गया क्योंकि ये वीज़ास जो होते हैं ये स्पेशल वीज़ास उन दिनों दे रहे थे, उनको दे रहे थे जिनको कोई अर्जेंटली ईरान को काम होता था, अदरवाइज नहीं मिलते थे। तो मुझे लकीली वहाँ पे जो कॉन्सुलेट में एक ऑफिशियल है, एक ही बंदे को इंग्लिश आती थी तो मैंने उसी से रिक्वेस्ट की। तो उसने अपने कुछ मिनिस्ट्री में लोगों से बात करके मुझे वीज़ा तो इश्यू कर दिया, लेकिन जब मैं दोबारा बॉर्डर पे पहुंचा तो कहते हैं कि आपकी बाइक जो है वो 250 सीसी से ऊपर की है और ये एक रूल है हमारे पास और आप इंटर नहीं हो सकते। इवन कि ये एक बोगस सा रूल है जो उन्होंने 2018 या 19 में ऑलरेडी इसको ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने उनको इंटरनेट से अपने मोबाइल से, लकीली मेरे पास तुर्की में इंटरनेट था, खोल के उनको एक वेबसाइट दिखाई उनकी मिनिस्ट्री की जिसमें लिखा था कि अब ये रूल जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद कोई 2-3 घंटे उनकी डिस्कशंस चलती रही तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। और एग्जिट लेते हुए भी सिमिलरली इस तरह के इश्यूज थे कि उन्होंने मेरी जो कैमरा फुटेज थी, उनको शक था कि मैंने कुछ शायद सेंसिटिव एरियाज की फुटेज बनाई है कि मैं यूट्यूब पे अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा था। तो उन्होंने सब कुछ चेक किया, तो लकीली कि मेरे कैमरे में कोई इस तरह की फुटेज नहीं थी, कोई ड्रोन फुटेज ऐसी नहीं थी कि जिसको देख के लगता हो कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया। सिटीज़ वगैरह में मैंने अवॉइड किया था ड्रोन को वहाँ से फुटेज बनाना, तो बचत होगी। लेकिन वहाँ पे भी मुझे तकरीबन 2 घंटे जो है इंटरोगेट किया गया था, सारी फुटेज चेक की गई थी, तो वो डिफिकल्ट सा था मेरे लिए। वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद ऑल ऑफ दिस। हम अब्रार को कहीं नहीं जाने देंगे, अब्रार हमारे साथ ही हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे, और हम ब्रेक से वापस आके आप लोगों को बताएंगे कि अब्रार की जर्नी और किस तरह किस तरीके से इंटरेस्टिंग थी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वाओ, ये थे अब्रार हसन जो कि इस वक्त मेरे टॉप गेस्ट बन चुके हैं बिकॉज़ उन्होंने क्या अमेजिंग फैबुलस काम किया। ना सिर्फ कि वो जर्मनी से पाकिस्तान मोटरसाइकिल पर आए हैं, उन्होंने फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी पूरा पाकिस्तान भी अपनी बाइक पे घूमा है। अब्रार ने हमें ज्वाइन किया हुआ स्काइप के ज़रिए, वो इस वक्त फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में बैठे हैं। अब्रार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि आपने जब आप जर्मनी से पाकिस्तान आप मोटरसाइकिल में आ गए,
फिर जब आप लास्ट ईयर यहाँ पर आ गए तो आपने कहा नहीं अभी ब्रेकें नहीं मारनी, दोबारा निकलें? बेसिकली मेरा जो इरादा था वो ये था कि मैं पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज से होके आऊँगा। प्लान्स मेरे थे आई थिंक 8 से 9 महीने की, और उसको मुझे शॉर्ट करना पड़ा था। मुझे ईरान के बाद इंटर होना था तुर्कमेनिस्तान और आगे मंगोलिया तक जाना था। लेकिन मैं नहीं जा सका, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान इंटर हो गया। और पाकिस्तान के बाद मेरा इरादा था कि मैं इंडिया जाऊंगा। तो इंडिया ने ऑलरेडी मार्च में ऐलान कर दिया था कि वो टूरिस्ट सबके वीजा जो है वो कैंसिल कर रहे हैं और अपने बॉर्डर्स बंद कर रहे हैं, तो किसी को इजाजत नहीं होगी। मेरे पास ऑलरेडी मैंने ऑफिस से छुट्टियां ली थी, तो टाइम मेरे पास था, और मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान को अच्छी तरह एक्सप्लोर करूं। तो इस तरह मेरे पास टाइम भी था, घर में बैठा हुआ था, तो मैंने प्लान ये किया कि सबसे पहले अब मैं पाकिस्तान जाके एक्सप्लोर करूंगा। तो मैंने नॉर्थ कश्मीर वाली साइड से शुरू किया और एक लूप लगा के पूरा जो है वो सवात वाली साइड तक इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद जो है वो किया, और उसके बाद फिर मैं साउथ की तरफ गया। कुछ दिन मैंने वहाँ पे गुजारे। ओके। और पाकिस्तान में आपको जो सबसे फैसिनेटिंग रीजन लगता है जो कि आपने देखा अपने इन ट्रैवल्स के अंदर, वो कहाँ का था? डिपेंड करता है, हर रीजन की एक अपनी खूबसूरती है। और स्पेशली अगर मैं माउंटेन सीनरी के लिहाज से देखूं तो कुछ इस तरह के रीजन्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले भी काफी ज्यादा नॉर्थ देखा, लेकिन फिर भी आप जब भी वहां से गुजरते हैं वहां की जो खूबसूरती है, फॉर एग्जांपल कश्मीर है, देवसाई प्लेन्स हैं, बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ एक वैली लगती है जिसे कहते हैं चपुरसन वैली, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। गिजर वैली है, वो बहुत खूबसूरत है। चंदूर टॉप से नीचे उतरते हुए एक वैली आती है, आई थिंक सोलासपुर के नाम से आती है, चित्राल के एरिया में, वो बहुत खूबसूरत रीजन है। तो ये वो एरियाज हैं जो मैंने पहले नहीं देखे हुए थे, और बहुत मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि इतनी खूबसूरती भी हो सकती है। और मैंने आई थिंक 45 to 50 डेज सिर्फ नॉर्थ में ट्रैवल किया था, और कोई एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं कहूँ कि यार आज बोरिंग था थोड़ा सा, लेकिन हर दिन इतनी खूबसूरती थी कि चेंज हो रही थी भाव। जैसे मैं रीजन चेंज करता था, वैलीज चेंज करता था, चेंज हो जाता था। और उसके बाद साउथ की तरफ जाते हुए, क्योंकि सिंध में, इंटीरियर सिंध में कल्चरल प्लेसेस बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो वो एक रीजन था जहाँ पे मैं जाना चाहता था। उसके बाद जो गवादर वाला रीजन है कि वहाँ पे बीचेस हैं, फिर मकरान कोस्टल हाईवे है, तो हर दिन एक एडवेंचर आया मेरे लिए। तो That's amazing. अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको लोग कहाँ के अच्छे लगे? सबसे ज्यादा अगर मैं पाकिस्तान से बाहर की बात करूं तो ईरान, तुर्की, मोंटेनेग्रो, बल्गारिया। एक्चुअली मैं अगर नाम लेना स्टार्ट कर दूं तो मैं हर कंट्री का लूंगा, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ईरानियंस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, तुर्किश भी बहुत फ्रेंडली रहे मेरे साथ, इसी तरह बल्गारिया के। तो हर कंट्री के लोगों ने अच्छा ट्रीट किया है। और आप मुझे बताएं कि कितनी दफ़ा आपकी पाकिस्तान टूर के अंदर आपकी मोटरसाइकिल का पंचर हुआ? मेरे पूरे सफ़र में एक भी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पंचर नहीं हुआ। 27,000 आई थिंक मैंने किलोमीटर्स कवर किए होंगे और एक भी पंचर नहीं हुआ। ओके, मुझे चक्कर आ गए बात सुन के। और जर्मनी से जब आप पाकिस्तान आए थे तब पंचर हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। जर्मनी से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान का टूर ये 27,000 किलोमीटर आई थिंक ऑलमोस्ट बनते हैं जो मैंने कवर किया, और उसमें एक भी पंचर नहीं हुआ। ओके, हम लोग अभी शो के बाद आपसे पूछेंगे कि आपके पास कौन से टायर हैं ये मगर हम अभी नहीं पूछ सकते, बाद में पूछेंगे कि कौन से टायर लगे हुए थे दोस्त। मुझे बताएं कि खाना आपको सबसे मज़े का कहाँ का लगा? खाना मुझे ईरान का बहुत मज़े का लगा था और तुर्की का। और पाकिस्तान में आपने जब आप सिंध भी गए हैं, आप नॉर्थ भी गए हैं, बेसिकली आपने नॉर्थ टू साउथ अगर करा है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको कौन से रीजन का सबसे मज़ेदार खाना लगा? बेसिकली पाकिस्तान में अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो एज सच आपको कोई डिफरेंट फूड नहीं मिलता, वो आपको सिमिलर सा मिलेगा। लेकिन मुझे याद है कि मैंने हैदराबाद में बिरयानी खाई थी, बहुत मज़े की थी, मुझे अभी भी याद है। तो इस तरह, लेकिन ओवरऑल जो है पाकिस्तान में हर जगह पे आपको अच्छा खाना मिलता है स्पेशली। लेकिन नॉर्थ में जो है कोई इतनी वैरायटी नहीं है, कोई ट्रेडिशनल फूड नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज में कि अगर आप रीजन चेंज करते हैं तो फूड उनका चेंज हो जाता है।
तो पाकिस्तान में ओवरऑल हर जगह पे सिमिलर सपोर्ट मिल रहा होता है, जो भी आपको चाहिए हो। कढ़ाई और वढ़ाई टाइप। हैदराबाद का मुझे काफी अच्छा लगा था। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो कि अगर कोई इस तरह का एडवेंचर करना चाहे, लाइक व्हाट आर द 4-5 थिंग्स दैट दोस पीपल नीड टू वॉच आउट फॉर पाकिस्तान के आई अंदर? थिंक पाकिस्तान के अंदर आई थिंक डेंजरस जो है वो यहाँ पे स्पेशली अगर आप नाइट राइडिंग कर रहे हो और उसके अलावा अगर आप से क्या कहते हैं कि स्पीड से राइडिंग कर रहे हो, तो ये दो एक चीजें ऐसी हैं कि जो खतरनाक हो सकती हैं। जो मैंने फेस किया, मुझे जो सबसे बड़ा इशू आए थे वो ये दो आए थे कि अगर मैं हाईवे पे कहीं पे जा रहा हूँ तो किसी जगह भी कोई भी बंदा अचानक से आपके सामने खड़ा हो जाएगा, ब्रेक लगा लेगा, तो आपको फुल प्रिपेयर 100% अपनी अटेंशन देनी पड़ती है। और रात को तो कुछ नजर नहीं आता, सामने से लाइट्स इतनी ज्यादा पड़ रही होती हैं कि हर कोई हाई बीम पे चलाता है ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अब्रार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहते हैं फॉर पीपल हु पोटेंशियली वांट टू डू द पाकिस्तान टूर ऑन अ बाइक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मेरा तो सबसे यही कि अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करें। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है एंड यू विल लव इट। और बाइक पे करने का एक अपना ही मजा है, वो खूबसूरती आपको कभी गाड़ी पे किसी और ट्रांसपोर्ट मोड पे कभी नहीं मिलेगी जो आप बाइक पे एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच अब्रार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब्रार बाय द वे इस वक्त जर्मनी में, जिसका मैंने पहले बताया था, बैठे हैं बेचारे के वहाँ पर सुबह के इस वक्त 6 बज रहे हैं, 4 घंटे पीछे हैं, बट यू नो सो काइंड ऑफ हिम कि वो आए हमारे शो पे, उन्होंने हमसे अपनी बातें शेयर करी। हम लोग नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें करते रहते हैं। मैं आपको उनसे मिलवाने से पहले उनकी वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, तो चल के मिल के इकट्ठे हो देखते हैं, चलें। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़िया तबारक, जो कि एक अमेजिंग फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगर हैं। इनका यूट्यूब चैनल है स्ट्रीट फूड पीके, ज़रूर देखिएगा, मज़े मज़े के खाने खाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। फॉर इनवाइटिंग मी। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस अगेन। ज़िया, मुझे बताएं कि अभी तक पाकिस्तान में आपने कितने शहर घूमे हैं? पाकिस्तान में मैंने कितने शहर घूमे हैं काउंट करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने हर प्रोविंस के काफ़ी सारे मेजर सिटीज़ में घूम चुका हूँ। आप कह सकते हैं कि 50 to 60% मैं पाकिस्तान देख लिया है। पूरा तो बहुत बड़ा है, अभी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना बाकी हैं, लेकिन मेजर सिटीज़ में काफ़ी आप जा चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में टॉप 3 पाकिस्तान के अंदर डेस्टिनेशंस क्या हैं? टॉप 3 डेस्टिनेशन में अभी मैं रिसेंटली आया हूँ गिलगित से। हाँ। और गिलगित बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 11 छोटे छोटे और डिस्ट्रिक्ट है। तो गिलगित जो है ना, वो मतलब नंबर 1 टॉप डेस्टिनेशन अगर किसी की कहूँ मैं, तो वो गिलगित, हुंजा, नगर, स्कर्दू, वो जो पूरा रीजन है वो समझे जन्नत का टुकड़ा है। हाँ। ऐसा है वो, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जब आप हुंजा गए थे तो आपने वहाँ पर, हुंजा और गिलगित के रीजन में गए थे, तो आपने हुंजा में, चलने लेट्स टॉक अबाउट हुंजा फर्स्ट, हुंजा में आपने सबसे मज़ेदार चीज़ क्या खाई?
अच्छा, हुंजा में जो ऑन द वे हमने जो उनकी ट्रेडिशनल डिश है चाप शोरो। जी। चाप शोरो उनकी एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि वो बड़े मज़े तरीके से बनाते हैं। मीट होता है उसके अंदर, ऊपर रोटी होती है सादी। लोकल टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए उन्होंने उसको ज़रा पराठे स्टाइल में थोड़ा सा उनके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, लेकिन मैंने वो चीज़ खाई थी। प्लस ये कि उसके साथ ही था वहाँ पे ममतो जो वॉन्टॉन टाइप की वॉन्गटॉन डम्पलिंग्स ये कह लें आप, वो मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ उसके नाम है, ममतो, मंतो, मोमोज, डम्पलिंग्स। तो वो मैंने ऑन द वे खाई थी। इसके अलावा काफ़ी सारी लोकल डिशेस मैंने ट्राई की थी। नाश्ते में एक हमने ट्राई की थी गियालिंग। सवाल आपने आज का हमारे व्यूअर्स को दे दिया। कोई नहीं होता। हाँ जी, गियालिंग थी, और वो भी बहुत ही, वहाँ के जो खाने हैं ना असल में वो बहुत हेल्दी फूड है, बहुत ही। उसके अंदर वो शुगर यूज़ नहीं करते, कोई इतने घी तेल यूज़ नहीं करते, यूज़ करते भी है तो वॉलनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। और वो खा के जो है ना वो मतलब ऐसे टेस्ट थे वो जो मैंने कभी जाके चखे नहीं। वो क्या बात है। मुझे बताएं कि आपको जो हुंजा का रीजन है, अगर वहाँ पर कोई लेट्स से 3 दिन का या 4 दिन का ट्रिप प्लान करे तो कहाँ पर जाना चाहिए हुंजा में? अच्छा देखिए, हुंजा कहा जाता है, कहने में हुंजा आता है, लेकिन हुंजा एक डिस्ट्रिक्ट है, उससे पहले नगर है जी। नगर वैली है, हुंजा है, गिलगित पैंथर्स गिलगित है, फिर नगर है, फिर हुंजा है, फिर आगे स्कर्दू और बाकी चीज़ें आती हैं। मैंने जो स्टे किया था वो मैंने नगर में किया था, क्योंकि हुंजा जो है वहाँ पे करीमाबाद है, वो ज़रा कमर्शियल हो गया है, वो बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा हो गया है, वहाँ पे रश थोड़ा होता है। तो मैंने उससे थोड़ा सा पहले नगर वैली है, बहुत ही खूबसूरत, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ पे मैंने स्टे किया था। और जब हमारा होटल था वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे था, पीछे दीरान पीक और राकापोशी पीक नज़र आ रही थी, उन्हीं के रिवर आ रहे थे जो आपस में जॉइंट हो रहे थे। तो बहुत ही एक नेचुरल सुकून वाला वहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट था। हुंजा बहुत अच्छा है, और लोग करीमाबाद पे बहुत सारे होटल बने हुए वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये है कि जब इतना दूर आप जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा जो रश वाली शहर वाली जगहों पे ही आपने जाके रुकना है, तो फिर वो फील ना आए, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे। ओके। मुझे बताएं कि जब हुंजा जाते हैं तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई ट्रिप अपना प्लान करता है लेट्स से 1 हफ्ते का, तो उसका बजट क्या होना चाहिए, जिसके अंदर मैं ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो हर किसी का वेरी करेगा, कोई जहाज़ से जाएगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई बस से जाएगा, मगर वहाँ पर रुकने का, होटल, खाना पीना, साइट सीइंग, कोई टिकट्स हैं, क्या है, तो कितना एक पैसे होने चाहिए? अच्छा देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप अपने तौर पे जा रहे हैं, आपने प्राइवेटली कार हायर की है, तो एक आपका बजट ऑब्वियसली थोड़ा उसमें ज़्यादा होगा। और जो ग्रुप टूर्स होते हैं वो ले जाते हैं, कोई 25,000 पर पर्सन होता है, कोई 30,000 होता है। उसके अंदर आपकी जो कराची टू इस्लामाबाद की कॉस्ट होती है, बाय ट्रेन जाएं आप, वो अलग होती है। तो अगर बाय ग्रुप आप जा रहे हैं तो उसमें आपको एक सेट पैटर्न पे चलना पड़ता है। मैं गया था ग्रुप के साथ, लेकिन वहाँ नगर पहुँचने के बाद मैंने अपना सेपरेट कर लिया था। हाँ, तो फिर नगर से लेकर उस सारे टाइम के अंदर आपका क्या खर्चा हुआ था? एक एस्टिमेट लगा लें आप, मैक्सिमम भी आपका होगा तो मेरे ख्याल में 35 to 50,000 तक। 35 to 50,000। एक वहाँ पर मैंने सुना है कि अब होटल्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव हो गए, क्या ये बात सच है? देखिए, ये डिपेंड करता है। मैं जिस होटल में रुका था उसका 4 to 5,000 पर नाइट रेंट था, और मैं 4 रातें वहाँ पे रुका था, तो 20,000 तो ये आपका सिर्फ ये हो गया। बाकी आपके अपने ऊपर है। मैंने 50,000 इसी तरह कहा कि आप कितना दूर जा रहे हैं, कार आपने ली है तो उसमें फ्यूल की कंजम्पशन कितनी है, खाना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खाना क्या खाना है, किस तरह खाना है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। खाना जो है वहाँ पर वो कितना एक्सपेंसिव है? हम आपसे खाने के बारे में तो पूछें। खाना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। नॉर्मली हम तो वो जो हमने चाप शोरो खाया था वो 100 रुपीज़ का था। वो मैंने हाँ, बहुत अच्छा था वो। लेकिन वो मैंने खाया था जब हम नगर के रास्ते में थे, तो एक स्पॉट आता है 3-4 वहाँ पे ढाबे टाइप के हैं। जब हम बल्तीत फोर्ट गए थे तो वहाँ पे भी चाप शोरो मिलता है, वहाँ पे वो 300-400 का था। तो सेम चीज़, बल्कि मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि पुराने पीछे वो ज़्यादा ऑथेंटिक था। वो कमर्शियल एरिया है, ऑब्वियसली वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बदल गया है प्राइस रेंज। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से कि हुंजा के अंदर अब बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलने लगी हैं, बर्गर्स मिलने लगे हैं, जो कि पहले मैं आज से पिछली दफ़ा जब हुंजा गई थी 6-8 साल पहले,
तो इस तरह का कोई सीन नहीं था दूर दूर तक। नहीं, अब तो बड़ा अच्छा हो गया है। हम कैफ़े डी हुंजा गए थे, वो बड़ा अच्छा एक कॉफ़ी शॉप है, उनका वॉलनट केक है जो काफ़ी बहुत फेमस है। बहुत फेमस है, काफ़ी अच्छा था वो। और उनके पास सारे सैंडविचेस, बर्गर्स और कॉफ़ी शॉप जो जिस तरह यहाँ पे होते हाई एंड, उस तरह का वो था और काफ़ी अच्छा था। दैट्स नाइस। मुझे बताएं कि अगर आप किस टाइम पे किस सीज़न में गए थे? मैं गया था अभी मई में, मैं थोड़ा सीज़न से पहले गया था। ठीक है, टूरिस्ट सीज़न प्रॉपरली होने से पहले। हाँ, मैं उससे थोड़ा सा पहले गया था क्योंकि एक तो रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्लस ये कि मैंने अपनी वीडियोस के हिसाब से इस तरह प्लान किया कि जब लोग जा रहे हों, टूर प्लान कर रहे हों, उस वक्त मेरी वीडियोस ऑनलाइन आए तो वो एक कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन उसके अंदर मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 15 जून से थोड़ा पहले जा रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो गुजर गया। हाँ, मतलब एक आइंदा के लिए तो उससे वो आपको जो रूट लेना पड़ेगा वो चिलास वाला रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि नारान से भी एक रास्ता आता है, वो शॉर्ट है, और प्लस ये कि आप स्टे कर सकते हैं नारान में, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। चिलास वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा है, 14-15 आवर्स की ड्राइव है। आप डायरेक्ट अगर इस्लामाबाद से जा रहे हैं चिलास, वो लंबा रूट इसलिए लेना पड़ता है कि बीच में जब नारान से आप जाते हैं तो बाबूसर टॉप आता है, और वो वहाँ पे बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ जो है वो उसको जो रिमूव करते हैं, हटाते हैं 15 जून के बाद से उसकी कटाई वगैरह, क्योंकि ग्लेशियर टाइप वो पूरा बन जाता है, तो उसलिए आपको लंबा रूट लेना पड़ता है। 15 जून के बाद अब जा रहे हैं आप इस सीज़न में, तो आप नारान में थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा एंजॉय करें, वहाँ के भी देखें, और उसके बाद फिर कंप्लीटली डिफरेंट वैली, कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, ज़िया को कहीं नहीं जाने देंगे। इनसे और भी सवालात अगर आपके पास भी हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना ट्रिप प्लान करवा सकते हैं इनसे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर ज़िया तबारक बैठे हैं जो कि ट्रैवल और फूड ब्लॉगर हैं। मज़े की वीडियोस बनाते रहते हैं और हमें बताते हैं कि ट्रिप के ऊपर क्या क्या खाना चाहिए। ज़िया, अब आपसे खाने पीने की मैं थोड़ी सी ज़रा बात करना चाहती हूँ। अभी आप जब गिलगित और हुंजा की बात हो रही थी, वहाँ पर ट्राउट इज़ वेरी पॉपुलर। बिल्कुल। जो ट्राउट है लोकल, जो वाइल्ड ट्राउट है, वाइल्ड ट्राउट में और फार्मी ट्राउट किसी को पता ही नहीं है। लोग वहाँ पे जाके ट्राउट खा रहे हैं वाइल्ड ट्राउट के अंदर और पे कर रहे हैं वो फार्मी ट्राउट का। बिल्कुल। तो वो बेसिकली क्या प्राइस डिफरेंस है इफ़ यू आर बाइंग ट्राउट? अच्छा, वाइल्ड ट्राउट जो है ना वो तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो मुझको स्वाद में मिल गई थी बहुत ऊपर महूडन लेक के ऊपर, यहाँ हमने ट्राई की थी लेकिन वो नहीं हमको मिल पाई। फार्म रेज ट्राउट जो है वो अवेलेबल है। प्राइस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं था, जब मैं स्वाद किया था यहाँ तो मुझको मिली नहीं, लेकिन यहाँ पे वो 2400 रुपीज़ या 2500 पर केजी थी फार्म रेज जो थी। लेकिन क्लियरली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसकी जो अपीयरेंस है उसी के अंदर। जो हमने स्वाद में खाई थी फार्म वाली जो होती है वो थोड़ी सी ब्लैक ज़्यादा होती है, वाइल्ड ट्राउट जो है वो ज़रा सिल्वर होती है, चमकदार होती है, क्योंकि वो वाइल्ड होती है तो वो उसकी एक शाइनी अलग होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने खाई थी तो अभी गिलगित में भी, तो उसमें इन्होंने ये सिर्फ ये किया था कि जो फार्म उन्होंने बनाया था वो जो पानी आ रहा था वो स्ट्रीम से ही आ रहा था, चश्मे से ही पानी आ रहा था, तो वो ऐसा नहीं था कि पानी एक जगह पे स्टैगनेंट है और वो पानी फ्लो में ही था। इस तरह से उन्होंने उसको बनाया था, तो वो it was good। हाँ। अच्छा नाज़रीन, मैं दोबारा से आप लोगों को बताऊं, ज़िया ने थोड़ा सा भांडा फोड़ दिया था हमारे सवाल का। हम लोगों ने आपसे ये पूछा था कि हुंजा का एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है। ज़िया उसका जवाब काइंड ऑफ दे भी चुके हैं। अगर आप मुझे कॉल करके बताएंगे उस ट्रेडिशनल हुंजा के ब्रेकफास्ट का नाम, तो मेरे पास न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की जानिब से 2 लोगों के वाउचर्स हैं। आप जाके न्यूयॉर्कर से पिज़्ज़ा ले सकते हैं। मैं आप लोगों को न्यूयॉर्कर के बारे में बताती चलूँ कि न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जो है जिसकी ब्रांचेस हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा और पेशावर के अंदर। प्लीज़ कॉल मी और आप मुझसे ये जीत सकते हैं वाउचर। ज़िया, मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में टॉप जो स्ट्रीट फूड की डेस्टिनेशन है एज अ सिटी अभी तक आपने कौन सी एक्सपीरियंस करी है? टॉप में तो कराची सबसे टॉप पे आता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे हर टाइप का आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, चाहे वो पेशावर का हो या लाहौर का हो या वो हो। कराची के बाद फिर 2 मेजर सिटीज़ हमारे हैं, पेशावर और लाहौर। पर्सनली मुझे पेशावर
के खाने ज़्यादा पसंद आते हैं। लाहौर तो ऑब्वियसली है ही खाने पीने वालों का, दिल वालों का शहर, लेकिन वो जो पेशावर की जो एक हेरिटेज ऑथेंटिसिटी है वहाँ पर स्ट्रीट फूड। बिल्कुल 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 वो पेशावर में जो सबसे डिलिशियस चीज़ है, यू नो, किस्सा खानी बाज़ार इज़ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन, और वहाँ पे टिक्का जो है एक बहुत फेमस, चरसी टिक्का जो है वो बहुत फेमस है, कढ़ाई बहुत फेमस है। तो आप मुझे बताएं कि आपके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपने वर्जन खाया ऑफ द चपली कबाब, ऑफ द टिक्का एंड ऑफ कढ़ाई इन पेशावर। ओके, चपली कबाब, 3 चपली कबाब वाले जो है ना वो वहाँ पे मुझे ज़्यादा मैंने ट्राई भी किए हैं और वो फेमस भी हैं। सबसे पहले जलील कबाब है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे ही है, वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त उसका जायका है। नंबर 2 चपली कबाब जो है वो थोड़ा नौशहरा के उस पे आता है, राबेल कबाब हाउस, उनका कबाब बहुत अच्छा है, वो लकड़ी के ऊपर ही सारा कुक करते हैं। और 3rd नंबर पे उमर कबाब है पेशावर में ही, वो चपली कबाब। ये 3 चपली कबाब जो हैं, और अगर पेशावर से लोग देख रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि मैं सही हूँ या गलत, कमेंट्स में भी बता सकते हैं ऑनलाइन डॉन न्यूज़ के चैनल के ऊपर। बिल्कुल। तो ये 3 कबाब मुझे बहुत अच्छे लगे। कढ़ाई, जो नमक मंडी है वो वहाँ पे हर तरफ कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ हैं, लेकिन जो चरसी, निसार चरसी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उनकी कढ़ाई वाकई कुछ अलग बात है उस कढ़ाई में। आप मुझे बताएं कि जब आप किसी एक मतलब खाना खाते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कढ़ाई की, तो क्या आप उसके 2-3 जगहों से खाते हैं, उसके 2-3 वर्जन्स ट्राई करते हैं? मुख्तलिफ़ कढ़ाइयाँ मैंने ट्राई की हैं। एक अभी जैसे मैं हैदराबाद गया था तो वहाँ पे सलातीन है, बहुत फेमस, ट्रक अड्डे के ऊपर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना है, और वो पेशावर के ही हैं और वो हैदराबाद में। तो वहाँ पे उनके पास 2 कढ़ाई के वर्जन है, एक रेगुलर कढ़ाई जो टमाटर वाली होती है, और एक ब्राउन कढ़ाई जो सिर्फ हरी मिर्च में, काली मिर्च में ड्राई होती है, वो बनती है। और वो 2 कढ़ाई ऐसी हैं कि अगर पेशावर के बाद मैं कोई कढ़ाई रिकमेंड करूँ तो वो सलातीन की वो कढ़ाई है, तो वो अमेजिंग कढ़ाई है। अमेजिंग कढ़ाई। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में आप इतना सारा ट्रैवल करे हैं, किस सिटी के या किस रीजन के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल लगे, आपको लगा कि ये लोग जो हैं ये वाकई में टूरिस्ट्स को कोई रास्ता भूल गया या किसी को कोई खाने पीने की रिकमेंडेशन चाहिए, कहाँ के ऐसे लोग हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं? देखिए, वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है पाकिस्तानी। बलूचिस्तान में गया था, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं समीर और फ़रीद गवादरी, और भी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिले थे। वो सब बहुत खूबसूरत लोग थे, बहुत खुले दिल के लोग थे। इनफैक्ट वो रुमारा में रहते हैं समीर, उन्होंने क्योंकि वहाँ पे रुमारा में ऐसी कोई ज़्यादा स्ट्रीट फूड नहीं है, उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया और पूरी एक जो बलूचिस्तान की ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो वहाँ पे की। तो वो एक मेरा बड़ा अच्छा लोगों के साथ था। प्लस ये कि इन जनरल, अब मैं दोबारा पेशावर की तरफ आऊँगा तो पेशावर के जो लोग हैं ना, वो हमारे पठान भाई जो है ना, वो बहुत ही मेहमान नवाज हैं। मतलब ये कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब आप पैसे भी दे रहे हैं तो या नहीं भाई आप मेहमान हो। इसी तरह गिलगित में भी हमारे साथ काफ़ी सारा ये इस तरह की चीज़ें हुई। ओवरऑल हर जगह ही होती हैं, लेकिन ये कुछ हाइलाइट्स जो है ना वो ये हैं, यहाँ के लोग हैं जो कि मतलब आपको अगर आप वहाँ पर मुसाफिर बुरा मान जाए। बलूचिस्तान में भी जो है ना वो इनफैक्ट मैं जब ट्रिप करके आया, एक हमारे बलूच दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि यार उसने और मेहमान नवाजी उसको करनी चाहिए थी। तो वो इस तरह उनको होता है कि भाई मेहमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच ज़िया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर आप ट्रैवलर्स को कोई मैसेज देना चाहें? ट्रैवलर्स के लिए मैसेज मेरा यही है कि भाई सोचें नहीं और निकलें, घूमें, एक्सप्लोर करें। छोटी सी ज़िंदगी है, उसको एंजॉय करें और लाइफ में रिस्क लेना सीखें। अमेजिंग। ज़िया का मैं नाज़रीन आप लोगों को बताती चलूँ कि यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है स्ट्रीट फूड पीके। अगर आप लोगों को कोई टिप्स चाहिए कि कहाँ पे क्या खाना है, कहाँ पे कैसे ट्रैवल करना है, तो आप ज़रूर जाके यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, इनकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। डेफिनेटली आपको टिप्स काफ़ी सारी मिल जाएंगी और काफ़ी मज़े की टिप्स मिल जाएंगी। इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो हमारे सेट पे मौजूद हैं। बहुत कूल एक चीज़ करते हैं, वो बेसिकली एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, बट अमेजिंग किस्म के शॉट्स खींचते हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी क्या है ये हम इनसे ही जानते हैं। इनका नाम है शहजाद मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप मुझे बताएं और मेरे नाजरीन को भी बताएं कि एस्ट्रो फोटोग्राफी सबसे पहले होती क्या है? बेसिकली एस्ट्रो फोटोग्राफी इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी से जितनी चीज़ें रिलेटेड हैं उन चीज़ों को कैप्चर करना एस्ट्रो फोटोग्राफी कहलाता है। वो चांद हो, सूरज हो, सितारे हों, गैलेक्सीज हों, बादल बादल नहीं, तो सिर्फ चांद, सितारे और सूरज वगैरह, मतलब दूर। ओके। और कितना ज़्यादा मुश्किल है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है ये करने? लाइक इक्विपमेंट इसके लिए जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बट जितना आपके पास है वो इनफ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसके लिए है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे लाइट पोल्यूशन ना हो। बेसिकली जहाँ हम रहते हैं, हम तो सिटीज़ में रहते हैं, तो यहाँ पे लाइट पोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें तारे नहीं दिखते। बिल्कुल। तो उसको कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, कुछ ऐसे एरियाज़ एक्सप्लोर करने होते हैं जहाँ पे लाइट पोल्यूशन ना हो। आप पसनी बलूचिस्तान से हैं? बेसिकली मेरा ताल्लुक पसनी डिस्ट्रिक्ट गवादर से है। ओके, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पर तो लाइट पोल्यूशन थोड़ी कम होगी, वहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाते होंगे तो मतलब यू कैन जस्ट वही बेसिकली वो मेरा प्लस पॉइंट था। हाँ। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी और मैं कर सकता हूँ, तो उसका शौक़ है। सबसे पहले मैंने अपना एरिया सेलेक्ट किया उसके लिए। जो मेरा घर है, जो मेरा होम टाउन है, वो बेस्ट है उस काम के लिए। ओके। और कितना आपको मतलब अपने घर से दूर जाना पड़ता है? घर से दूर तो मैं पूरा साल यहीं कराची में रहता हूँ, सिर्फ ईद को घर जाता हूँ, लेकिन वही महीने में एक दिन 2 दिन निकालता हूँ, तो इसके लिए ट्रैवल करता हूँ। और आपके ख्याल में पाकिस्तान में बेस्ट स्पॉट्स एस्ट्रो फोटोग्राफी के अभी तक आपने क्या डिस्कवर किया? बेस्ट स्पॉट्स साउथ, पूरा हमारा जो साउथ रीजन है वो तो बेस्ट ही है, क्योंकि हमारे साउथ से ही मिल्की वे की राइजन हमें मिलती है कि मार्च से हमें मिल्की वे शूट करने को मिलता है। अदरवाइज़ अगर हम नॉर्थ जाएं तो अगस्त तक, हमें जुलाई अगस्त तक का वेट करना पड़ता है मिल्की वे देखने के लिए। तो इस वजह से साउथ जो है ना, इस हवाले से बेस्ट है, और लाइट पोल्यूशन भी नहीं होती है, और होराइज़न के करीब हमें मिल्की वे नज़र आता है। हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं आपकी ये विंडो पे चल रही हैं, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं। आपने अभी तक जो सबसे खूबसूरत तस्वीर आपके ख्याल में जो खींची, अगर आपको चलें एक ज़रा मुश्किल हो जाएगा कहना, लेट्स से 3 जो आपके ख्याल में आपके इसके अंदर सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे हर जगह की एक अलग ब्यूटी नज़र आती है, हर जगह की पिक्चर्स मुझे अच्छी लगती हैं। बट अगर हम आए तो जुडी बीच पे मैंने एक पैनोरामा बनाया था मिल्की वे का, जिसमें अराउंड 190 डिग्री तक का व्यू है, उसमें 180 डिग्री तक का। वाव। तो वो एक शॉट है जो मेरे दिल के करीब है। और मेरे पसंदीदा शॉट्स में एक और शॉट है जो चंद्रगुप्त मड वॉल्केनो के ऊपर से मैंने कैप्चर किया था। ओके। लाइक चंद्रगुप्त मड वॉल्केनो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा विजिबल एक्टिव मड वॉल्केनो है। सही। तो अराउंड कोई 300 मीटर का है। तो उसके ऊपर रात को हाइकिंग करके उसके ऊपर जाना और वहाँ से एक शॉट लेना, लाइक कभी तक वहाँ का मैंने किसी का शॉट ही नहीं देखा ऐसा, रात को कोई किसी ने हाइकिंग की नहीं वहाँ पे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मड वोल्केनो अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें थोड़ा सा उसके बारे में। मड बेसिकली ये मट्टी के वॉल्केनोज होते हैं, तो विजिबल होते हैं, वहाँ से मट्टी निकलती है, जैसे लावा होता है वो वॉल्केनोज में लावा निकलता है, आग निकलता है, तो इसमें मट्टी निकलती है। लाइक बलूचिस्तान में हमारे पास ये एंगोल नेशनल पार्क है, एंगोल नेशनल पार्क में तो हंड्रेड्स ऑफ वॉल्केनोज हैं। हाँ, बहुत सारे। तो उनमें सबसे बड़ा जो आता है ना एंगोल में, तो ये है। ओके। मुझे ये बताएं कि आपको जब आप जाते हैं रात को, बिकॉज ये आई मीन एस्ट्रो फोटोग्राफी रात को ही अच्छी होती है और सुनसान टाइप की जगहों में होती है, कभी कोई अजीब व गरीब किस्म का वाक़या हुआ, आपको डर लगा? ये ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि जब हम जंगल जाते हैं तो जंगल में 2 चीज़ें होती है, एक तो जानवर, दूसरे भूत। तो ये होता रहता है, ये इंसिडेंट्स काफ़ी बार हुआ है। एक बार लाइक लिटरली एक बार तो मुझे टच भी फील हुआ था, किसी ने मुझे टच किया, मैं देखा कोई नहीं है। ओह माय गॉड। एंड में ये हुआ था मेरे साथ रानीकोट फोर्ट पे। तो काफ़ी बार फील तो होता है अक्सर ये कि आपको यही लगता है कोई आपके पास से गुजर रहा है, कोई लाइट आ रही है,
तो आपको ऐसे महसूस होता है आपके साथ आप कोई चल रहा है। कभी कोई इस तरह का फिनोमेना कैप्चर कर सके लेंस के ऊपर? एक बार एक शॉट आया था, लेकिन उसमें सिर्फ एक लाइट आई थी, कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी। अच्छा। तो उसमें सिर्फ एक लाइट आया था, तो वो सरप्राइजिंग था कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं, लेकिन शॉट आया तो शॉट में एक पूरी लाइट जो है ना घूमती हुई आई थी। वाह। मुझे बताएं कि आप जब आप इस तरह की जगहों पर जाते हैं तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी के कोई डाकू या सम ऑफ दीज प्लेसेस आर स्केरी इन टर्म्स ऑफ के वो वहाँ पर जो आप वहाँ पर चोरी हो सकती है या अबडक्ट हो सकते हैं, कभी इस तरह की आपको वार्निंग्स मिली? आई गेस मोस्टली मैं जो ट्रैवल करता हूँ, मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए मेरे साथ मेरा एक दोस्त होता है या हम 3-4 दोस्त होते हैं। कभी बाइक पे जाते हैं या कभी गाड़ी में जाते हैं। सही। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप किसी को टच ना करें कोई आपको परेशान करेगा, किसी के भी एरिया में जाए। मैं सिंध, बलूचिस्तान, स्कर्दू, अंजा, सारी एरियाज़ में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब तक आप किसी को हाथ नहीं लगाएं कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। तो इस मामले में मुझे कोई भी कभी भी ऐसा पिछले 4-5 साल में जो ना नज़र नहीं आया कि आपको कोई तंग करता है। ओके। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग बोलते हैं कि उनको परेशानी होती, तो लोगों को परेशान करते हैं, किसी और के एरिया में जाकर उनको तंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका तो रिएक्शन होगा ही। ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो इक्विपमेंट है, जिससे हमने बात करी अभी कि आप कह रहे थे कि मतलब पैसे ऑब्वियसली जितना घी डालो उतना ज़्यादा अमेजिंग होता है, मगर बेसिक इक्विपमेंट जो है क्या होनी चाहिए? बेसिक एक DSLR कैमरा कोई भी हो, किसी भी बजट में हो, और एक उसका किट लेंस और ये DSLR और किट लेंस अगर सबसे बेस वाला बेसिक अगर कोई जिसका बजट हो 50,000 60,000 तक का, उसको एक कैमरा एक लेंस मिल जाता है। एक कैमरा एक लेंस मिल जाता है, उसमें ही हो जाता है। अगर उसमें जितने पैसे ज़्यादा लगाएंगे आप, अच्छा इक्विपमेंट होगा, रिजल्ट तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि या तो निकॉन का कैमरा लें या कैनन का कैमरा लें, आपके ख्याल में दोनों में से कौन सा? पर्सनली आई यूज़ नाइकॉन। You use Nikon? Yes, I am fan of Nikon. तो I used to use Canon, but अब मैं Nikon यूज़ करता हूँ। और आपको वो ज़्यादा बेहतर लगता है? ज़्यादा बेहतर लगता है। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि अब तो लेंस जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, और आई एम अज्यूमिंग कि एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए तो और भी ज़्यादा आपको पावरफुल लेंस चाहिए होते हैं। लाइक ज़्यादा लाइट ऑब्जर्व करने वाले लेंस, कुछ लेंसेज होते हैं जिसमें वो लाइट ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। लाइक वो आपके कैमरे में ज़्यादा लाइट की विजिबिलिटी ला सकते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो लेंस कितने के होते हैं? वो लेंस मिनिमम आप भी जाओ तो 1 लाख प्लस होते हैं। वाओ, जो सबसे सस्ता होगा 1 लाख प्लस होगा? 1 लाख प्लस होगा। और जो सबसे महंगा होगा? वो तो 5-6 लाख तक जाता है। ओके। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस काम के लिए कैसा लेंस चाहिए। ऐसे ही जो हर काम के लिए अलग लेंस यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। तो एक स्काई के लिए आपको 4-5 लेंसेज, टेलीस्कोप, ट्रैकर, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सही। डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या कैप्चर करना है। आप क्या प्री प्लान करते हैं अपने ट्रिप्स जाने से पहले? आपको पता होता है कि ओके आज रात, मतलब अगर बादल आ जाएं फॉर इंस्टेंस, तो वो एक डिस्टर्बेंस हो सकती है टू योर फोटोग्राफी, आपको क्लियर स्काई चाहिए होता है। आप क्या प्लान करते हैं? कितनी प्लानिंग करते हैं? ऐसा होता है कभी कभार आपके प्लानिंग के बाद भी आपको वेदर धोखा दे जाता है, लेकिन मैं प्लान करता हूँ। मैं 2-3 एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, एरिया की सिलेक्शन करता हूँ जहाँ पे लाइट पोल्यूशन ना हो, और वेदर चेक करता हूँ। उसके बाद टाइमिंग्स चेक करता हूँ, मून की क्या टाइमिंग है, मिल्की वे की क्या टाइमिंग है, किस टाइम मुझे किस डायरेक्शन में वहाँ मिलेगी। तो उसी हिसाब से मैं प्लान करता हूँ, जो ना एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ जो GPS के थ्रू चलते हैं। अगर मैं उस जगह पहुँचूँ तो उस जगह पे मुझे एग्जैक्टली सेम चीज़ मिलेगी जो मैं यहाँ बैठ के रिसर्च कर रहा होता हूँ। ओके। तो उसकी प्री प्लानिंग होती है। अगर प्री प्लानिंग ना करो तो वहाँ जाके ना आपको जगह मिलती हैं वैसी, ना आपको वो एरिया डिसाइड कर पाते हो कि कैसा है। वाओ। प्री प्लानिंग से ये होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है और आपका रिजल्ट भी आ जाता है। दैट्स अमेजिंग। नाज़रीन, हम एक जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, शहजाद कहीं नहीं जाएंगे, इनसे हम और बात करेंगे एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद है। इनका नाम है शहजाद मोहम्मद अली और ये हैं एस्ट्रो फोटोग्राफर, यानी कि ये सितारों की तस्वीरें खींचते हैं ज़मीन पर। आपकी ये फैसिनेशन जो थी एस्ट्रो फोटोग्राफी की, ये क्यों शुरू हुई? बचपन से लाइक जैसे मैंने पहले बताया, मैं रहता पसनी में हूँ। ठीक है। मेरा होम टाउन पसनी है। तो बचपन से हम तारे ऐसे ही देखते थे, क्योंकि हमारे छोटा सा शहर है तो वहाँ पे तारे ज़्यादा दिखते हैं। ऑफ कोर्स। तो जैसे बड़ा होता गया हमारा शहर भी बड़ा होता गया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ स्काई में तारे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। तो वो मैंने सोचा कि यहाँ जो करोड़ों लोग रहते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि स्काई में इतने तारे होते हैं या नहीं। तो उनको वो सारी चीज़ें दिखाना जो यहाँ रहते नहीं हैं। लाइक हमारे पास पाकिस्तान में फोटोग्राफर्स ऐसे काम करते नहीं हैं। राइट। तो ये एक ऐसा सोच सब में डालना कि जहाँ आप ट्रैवल करें तो वहाँ की नाइट ब्यूटी कैप्चर करें। जहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे नाइट स्पेंड करते हैं, तो उनको नाइट ब्यूटी भी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसका एक ये होता है कि हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि हमने लाइट पोल्यूशन इतनी ज़्यादा की है अपने शहरों में कि हम बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों से दूर हैं। लाइक नेचर के नाइट ब्यूटी से हम बहुत दूर हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लिटरली एक बार मेरे साथ एक दोस्त आए थे ट्रिप पे, वो कोई 22 इयर्स का था वो लड़का। जब उसने फर्स्ट टाइम वो स्काई देखा पाकिस्तान का, वो मुझे बोलता है यार लिटरली इतने तारे होते हैं जितने हम फिल्मों में देखते हैं। एक यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है रियलिटी जो नाइट की होती है वो क्या है। और कितनी मतलब इट्स जस्ट इनसेन, आपकी दिमाग दंग हो जाता है। लाइक बिलियंस ऑफ स्टार्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह आपको स्टार्स ही नज़र आते हैं। हाँ। तो उसको यहाँ के लोगों के सामने लाना, और जो पाकिस्तान के डार्क स्काइज़ हैं, बेसिकली हमारे पास जितने डार्क स्काइज़ हैं हमें उनको सेव करना चाहिए, इंटरनेशनली लोगों को दिखाना चाहिए। लाइक नासा की अट्रैक्शन लानी है हमें, जो मिडल ईस्ट तक यूएई तक आते हैं लेकिन पाकिस्तान को देखते नहीं हैं, क्योंकि उसमें हमारी कुछ खामियां हैं कि हम अपने शहर को इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम अपने मुल्क को अपने शहरों को इंट्रोड्यूस नहीं करते उस लेवल तक। तो मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि लोग जब जहाँ ट्रैवल करें तो वहाँ की नाइट ब्यूटी कैप्चर करें, और करनी चाहिए। दिस इज़ अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि अगर कोई एस्ट्रो फोटोग्राफी करना स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको एज अ बिगिनर क्या 3 या 4 टिप्स देंगे? सबसे पहले कि वो शहर से बाहर निकलना सीखे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे फिर वो कुछ कर पाएंगे किसी भी काम में। एस्ट्रो फोटोग्राफी ना हो, कोई भी ट्रैवल करना हो, ब्लॉगिंग करना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। उसके लिए छोटे छोटे ट्रिप्स करे। लाइक बलुचिस्तान तो कराची के करीब है, अगर लाहौर इस्लामाबाद के हैं वो नॉर्थ साइड जा सकते हैं 4-5 घंटे की ड्राइव पे। वो 1 दिन 2 दिन ट्रैवल करें, महीने में 2 महीने में अपना शौक़ बिल्ड करें। वो पहले ये रियलाइज़ करें कि वाकई जो उनकी सोच है क्या उनका शौक़ है या नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक काम का शौक़ होता है, लगता है कि हमें शौक़ है, लेकिन जब हम वो करने निकलते फिर हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा शौक़ नहीं है। हाँ, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ऐसे ही है, करने में मुश्किल है, मुश्किलात नहीं अच्छी लगती हैं, बिकॉज हर चीज़ के अंदर मुश्किलात होती हैं। मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में आपके अलावा कोई और ये करता है? बाय द वे बहुत सारे लोग करते हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे, मोस्टली यंग करते हैं। रियली? जी। तो आप उनको टिप देते हैं? ऑब्वियसली मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ उनके लिए, मैं अपने वर्कशॉप भी कंडक्ट करता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया है कि यहीं के अपने शहर से स्टार्ट किया, कराची से, कि फिर आगे जाऊं और शहरों में वर्कशॉप करूं, डिफरेंट लोगों को इनकरेज करूं इस तरफ जो ट्रैवल करने का शौक़ रखते हैं, जो फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं, तो एस्ट्रो फोटोग्राफी की तरफ आएँ, हमारे अपने डार्क स्काइज़ एक्सप्लोर करें, लोगों को दिखाएँ। That's amazing. Thank you so much for coming, शहजाद, and introducing us एक ऐसी दुनिया से जो कि हम भूल जाते हैं कि है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि शहरों में रह कर हमने सितारे, इतने सारे सितारे चमकते हुए बहुत अरसे से नहीं देखे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, हमें जाना है अब वीकेंड की तरफ, ब्रेक की तरफ नहीं, वीकेंड की तरफ।
तो आई होप कि आप लोगों का भी वीकेंड अच्छा गुजरा। आई होप आप लोगों को शो अच्छा लगा हो। जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि शहजाद का इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आप इनका काम देख सकते हैं जो कि इनसेन है। इट्स Shehzad_Mohammad_Ali इंस्टाग्राम का पेज है। यू कैन डेफिनेटली फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड लुक एट ऑल हिज ब्यूटीफुल वर्क। आई होप कि आपको आज के हमारे सारे मेहमान बहुत मज़े के लगे हों, क्योंकि उन सब लोगों ने कुछ बहुत मज़े की चीज़ें करी हुई हैं। तो मंडे को हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे वीकेंड के बाद। वीकेंड आई होप आपका बहुत सारा अच्छा गुजरे। मेरा प्लान ये है कि मैं बहुत सारा सोऊंगी। मंडे को हम बात करेंगे फेशियल्स की कि किस तरह कर सकते हैं। तो आप लोग मंडे का शो ज़रूर देखिएगा कि इफ़ यू वांट टू नो एट होम फेशियल्स एंड इवन आउटसाइड ऑफ होम फेशियल्स इट्स ऑल अबाउट फेशियल्स ऑन मंडे। होपफुली मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी मंडे तक और हम लोग मज़े के फेशियल्स करेंगे। तो कहीं ना नहीं, कहीं तो जाना पड़ेगा, वीकेंड की तरफ जाना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी। एंजॉय योर वीकेंड एंड वील सी यू गाइज ऑन मंडे।